brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में हैं अंशुमन तिवारी जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी की इस हफ्ते की अंतिम किस्त। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ दर्पण। खर्चा पानी के शुक्रवार संस्करण में और सप्ताह के आखिरी संस्करण में कुछ बड़ी खबरों के साथ आप सबका स्वागत है। जी सर, आज के लाइनअप में खबरें तो 3-4 ही हैं, लेकिन बड़ी खबरें हैं जैसे कि आपने बताया। तो पहले लाइनअप बता देते हैं। अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप का जो विवाद चल रहा था, जो कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी पहली खबर में या पहली चर्चा में। दूसरी जो चर्चा होगी वो इस बात पे कि अमेरिकी सरकार ने इंडिया के बारे में कहा है कि बिजनेस करने के लिए एक चैलेंजिंग प्लेस है। तीसरी खबर विदेशी निवेश से जुड़ी है और चौथी खबर यानी चलते-चलते में हम बजाज फाइनेंस के इस क्वार्टर के नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अंशुमन सर, पहली खबर पे सबसे पहले आते हैं। अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप को लेके क्या चल रहा है? रिलायंस कहाँ पे ठहरता है? जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में, क्या-क्या अपडेट हैं? ढेर सारे अपडेट हैं, ये आपने मुझे पहले ही बताया था, तो क्या चीज़ें चल रही हैं? दर्पण, अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के बीच का जो विवाद है और जिसमें रिलायंस एक बड़ा बेनिफिशियरी है, एक बड़ा हिस्सेदार है। इसमें एक साथ गतिविधियां पिछले 2 दिन में काफ़ी तेज हुई हैं। तो हमें महसूस हुआ कि हम दर्शकों के साथ उन घटनाओं का अपडेट लेकर आएँ और हम समझने की कोशिश करें कि भारत में 2 बड़े व्यापारिक समूह, रिलायंस जो कि इमर्जिंग है ई-कॉमर्स में और अमेज़न जो कि भारतीय बाजार में एस्टेब्लिश्ड है, इनके बीच जो झगड़ा शुरू हुआ था, फ्यूचर रिटेल जो किशोर बियानी की कंपनी थी, कर्ज में डूबी थी, भारत में पायनियर थी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की, उसे 24,713 करोड़ रुपए में मुकेश अंबानी ने उसका टेक ओवर किया था। थोड़ा इतिहास बता देना जरूरी है ताकि हम इस घटना का परिदृश्य समझ सकें। कि 2019 में अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी थी, उस कंपनी में थोड़ा निवेश किया था। उस आधार पर अमेज़न ने इस डील को रोक दिया और ये कहा कि फ्यूचर ग्रुप को पहले अमेज़न के साथ इस तरीके की बिक्री की बात करनी होगी, रिलायंस के साथ नहीं। इस पर एक अवार्ड या इस पर एक आदेश सिंगापुर के कोर्ट से अमेज़न ने हासिल कर लिया था। अब हम आते हैं 2 ताजे घटनाक्रमों पर। पहला घटनाक्रम ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सिंगापुर वाला फैसला है, जिस फैसले से रिलायंस का अधिग्रहण रुक गया है, यानी रिलायंस फ्यूचर रिटेल का जो अधिग्रहण करने वाला था वो बीच में फंस गया है, उसके खिलाफ यहां सुनवाई शुरू हो गई। कल अमेज़न ने कोर्ट में कहा कि उसका अधिकार बनता है कि फ्यूचर रिटेल पहले उससे बात करे, फिर उसके बाद किसी दूसरी जगह बेचने की बात करे और इसे रोका जाए। लेकिन इस बीच एक बहुत दिलचस्प पेंच आया, बड़ा दिलचस्प पैंतरा आया, जो पैंतरा इस पूरी बहस को या इस पूरी चीज को दूसरे दिशा में ले जा सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल को एक चिट्ठी भेजी, जिसे शो कॉज नोटिस भेजा बोला गया। रॉयटर्स की एक खबर है, आज कई लोगों के बीच में चर्चा में खबर थी, मुंबई के स्टॉक मार्केट में, मुंबई के कॉर्पोरेट हलकों में और बाकी जगह ये खबर काफी चर्चा का विषय थी कि सीसीआई ने अमेज़न को लिखी हुई इस चिट्ठी में कहा है कि जब उसने फ्यूचर में निवेश के लिए हमसे परमिशन मांगी थी, यानी कंपटीशन कमीशन से परमिशन मांगी थी, तो कई सारी जरूरी जानकारियां उस परमिशन में छिपाई गई थी। यानी पूरी जानकारी भारत के कंपटीशन रेगुलेटर को नहीं दी गई थी, जिस समय वो फैसला दिया गया था उसको लेकर। और इस पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। एक लंबी चिट्ठी है, उसमें कई सारे टेक्निकल डिटेल हैं। उसमें 2019 की जो डील है, जिसमें कि $192 मिलियन का पेमेंट अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर गिफ्ट में करीब 49% स्टेक लेने के लिए किया था और उसका अप्रूवल एक सामान्य प्रक्रिया के तहत, जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत सीसीआई के पास जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसने इसमें आरोप लगाया है कि फ्यूचर ग्रुप में इंटरेस्ट को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर अमेज़न ने सरकार ने इंफॉर्मेशन छिपाई है, इंफॉर्मेशन विदहेल्ड की है। अगर ये चीज सही साबित हो जाती है तो अमेज़न पे कार्रवाई हो सकती है और वो डील निरस्त भी हो सकती है। और अगर वो डील निरस्त हो जाती है तो ये पूरा मामला एक तरफा बैठ जाएगा और ये रास्ता साफ हो जाएगा कि फ्यूचर रिटेल का जो अधिग्रहण लंबित है रिलायंस का, और जिसके जरिए रिलायंस भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी ऑफलाइन और
ऑनलाइन दोनों में बनना चाहती है, क्योंकि आज भी बिग बाजार नेटवर्क और देश के कई बड़े ऑर्गेनाइज रिटेल ब्रांड फ्यूचर रिटेल के पास है। हालांकि कंपनी जबरदस्त कर्ज में दबी हुई है और वो बहुत बड़ी डील थी, 24,000 करोड़ की, 24,713 करोड़ रुपए की डील थी। उसमें एक नया मोड़ आया है। अब उस पर अमेजॉन ने अपने जवाब में ये कहा है कि हम लगातार भारतीय रेगुलेटर को सब अब जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। हमसे जो जानकारी मांगी जाएगी हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने इस आरोप को या जो चिट्ठी है कंपटीशन कमीशन की, उसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा है। लेकिन कोर्ट में अमेजॉन इस बात पर कायम है कि फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के पास नहीं जाना चाहिए। अब ये जो कानूनी लड़ाई सिंगापुर से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक और कंपटीशन कमीशन तक चल रही है, इसका जो सबसे दिलचस्प मोड़ है ये कि अगले कुछ दिनों में शायद हमें स्पष्ट होगा कि कंपटीशन कमीशन क्या फैसला लेता है। क्योंकि अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि कंपटीशन कमीशन ने अगर उस डील पर सवाल उठा दिए जो फ्यूचर गिफ्ट कंपनी थी, जो डिवीजन था अमेजन और उसके बीच में होती है, और वही अगर गलत पाई गई तो फिर ये पूरा मामला वापस घूमकर रिलायंस के अधिग्रहण का रास्ता थोड़ा आसान करेगा। जी अंशुमन जी, सीधे दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि इंडिया जो है बिजनेस के मामले में चैलेंजिंग प्लेस, यानी कि एक मुश्किल जगह है या बन गई है। इस विषय में क्या अपडेट्स हैं, और ये कितनी बड़ी बात कही जा सकती है अपने आप में, क्योंकि अतीत से ही मैं इस तरीके से भी देख रहा हूँ। क्या इस तरीके से देखा जा सकता है, जैसे हमारे जो पीएम है वो भी कहते रहते हैं कि वन विंडो हम बनाएंगे और हम इसको बहुत इजी करेंगे यहाँ पे बिजनेस करना, ये सब चीजें इससे जोड़ के देखा जा सकता है, या एक ऑल टुगेदर अलग मुद्दा है? ये थोड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम है। चौंकाने वाला घटनाक्रम डिप्लोमेटिक लिहाज से भी, कूटनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है ये खबर या ये जो रिपोर्ट। और भारत की जो पूरी ब्रांडिंग और पोजीशनिंग पिछले 4-5 साल में की गई, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है, हम दुनिया से विदेशी निवेश के लिए के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी करना चाहते हैं। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को दुनिया के निवेशक बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वो रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया पर उसको बोलते हैं। वो रिपोर्ट कुछ अनोखी टिप्पणियां करती है। और चूंकि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े निवेशकों में से है, अमेरिका से बहुत सारा निवेश भारत आता है, चाहे वो शेयर बाजारों में आने वाला हो या एफडीआई के तौर पे आने वाला हो, उस पर ये रिपोर्ट असर करेगी। वो रिपोर्ट कहती है कि भारत का राजनीतिक माहौल, भारत में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो बिजनेस के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है। भारत कारोबार करने के लिए एक जोखिम भरा प्लेस है। इसमें और रिपोर्ट काफी राजनीतिक है, जिस पर राजनीतिक हलकों में बहस और चर्चा होगी अलग से, कि इसमें कश्मीर और सीएए का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि भारत ने पिछले दिनों में अपने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, जिस पर हम चर्चा बार बार करते रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कंजर्वेटिव हो रही है, क्लोज कर रहे हैं अपने आप को, हम बंद कर रहे हैं, मुक्त व्यापार से पीछे हट रहे हैं, ये बात उसमें कही गई है। बहुत सारे ऐसे नियम और पाबंदियां लगाई हैं जिससे फ्री मार्केट का या मुक्त बाजार में कारोबार करने की संभावनाएं संकुचित हो गई हैं। ये बात अमेरिका की ये रिपोर्ट इस मौके पर कहती है, जिस मौके पर भारत को मंदी से उबरने के लिए विदेश का निवेश चाहिए, खासतौर से सीधा विदेश निवेश चाहिए, स्टॉक मार्केट में नहीं। भारत को चीन को जवाब देने के लिए, चीन से आने वाले विदेशी निवेश पर, जिस पर काफी निर्भरता बढ़ी है पिछले सालों में, उसे रोकने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका का निवेश चाहिए। नहीं तो भारतीय कंपनियों में चीन का निवेश, चाहे वो डिजिटल कंपनियां हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियां हो, उनमें चीन की हिस्सेदारी बढ़ती रही है लगातार। उसे रोकने के लिए भारत को दूसरे सबसे बड़ा बाजार से निवेश चाहिए। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, जो कि काफी नाजुक परिस्थिति है निवेश के लिहाज से, विदेशी निवेश के लिहाज से, अमेरिका की रिपोर्ट काफी अर्थपूर्ण है। और ये इससे काफी हलचल हमें आज पिछले एक दिन में सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में काफी इसकी हलचल दिखाई दी है कि आखिर अमेरिका ने कूटनीतिक रूप से भी तमाम कोशिशों के बाद भी भारत को ऐसा क्यों कहा कि वो निवेश के लिहाज से या कारोबार के लिहाज से एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था या सुरक्षित देश नहीं है। इसका असर कुछ और चीजों पर भी पड़ेगा।
भारत सरकार दर्पण आपको याद होगा कि यूके के साथ एक ट्रेड डील करने की कोशिश कर रही है, जिस पर हमने चर्चा की थी। भारत कुछ और जगह अपनी नई स्कीमों के तहत, जैसे पीएलआई स्कीमें हैं या बाकी स्कीमों के तहत निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। उन कोशिशों के बीच में अमेरिका का ये टिप्पणी करना अर्थपूर्ण भी है, और हमें देखना होगा कि सरकार या विदेश मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या करती है और क्या वो कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे राजनीतिक संदर्भ भी हैं। कश्मीर का संदर्भ भी है, सीएए का संदर्भ भी है, ऐसे संदर्भ जो अमेरिका आमतौर पर भारत के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप जैसे संदर्भ भी माने जाएंगे, जो जो जिस तरफ रिपोर्ट इशारा करती है। जी, तीसरी खबर में जाने के लिए मैं आपकी एक बात को बोल्ड करना चाहूँगा जो अभी आपने कही कि भारत को बहुत ज़्यादा विदेशी निवेश चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि वो डायरेक्ट निवेश चाहिए, वो शेयर मार्केट के थ्रू नहीं चाहिए। तो यहीं से निकल के एक अंशुमन सर खबर आ रही है कि भारत में जो एफडीआई है वो तो अप्रैल मई में दुगना हुआ है, लेकिन जो सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट है वो उसका चंक सबसे ज्यादा है इसमें। तो इस खबर को किस तरीके से आपने मुझे एक बार बताया भी था कि खबर को पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह नहीं देना चाहिए, उसका पूरा विश्लेषण करना चाहिए। तो इस खबर का भी मैं आपके थ्रू विश्लेषण जानना चाहूंगा। दर्पण, इस सूचना के भीतर ये आरबीआई का डेटा है जो अभी कल आया है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल और मई में भारत में कितना विदेशी निवेश आया इसका आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े में परतों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ बड़ी विद्रूप सी सच्चाइयां छिपी हुई हैं, कुछ बड़ी विद्रूप से सच हैं जो इसके भीतर छिपे हुए हैं, जिन्हें हमको बहुत निकट से देखना पड़ेगा। प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है कि 18.3 बिलियन डॉलर का एफडीआई इनफ्लो भारत में अप्रैल मई के दौरान हुआ, जो डबल है। डबल इसलिए कहा जा सकता है कि पिछले एक साल तो लॉकडाउन था, मंदी थी, कोई भी काम नहीं हुआ। जो भी विदेशी निवेश पिछले साल आया भी था एफडीआई के तौर पर, वो सिर्फ एक कंपनी में अधिकांश रूप से रिलायंस जियो की जो स्टेक सेल थी उसके तौर पर आया था। पर इस आंकड़े के भीतर जब हम इस आंकड़े को खोलते हैं, इसको तराशते हैं, तो इसके भीतर में दिखाई देता है कि करीब करीब 6.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट है। जब सेकेंडरी एफडीआई की हम बात करते हैं तो यह वो निवेश है जिसमें भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण किसी विदेशी कंपनी ने किया है, भारतीय कंपनियों में शेयर किसी विदेशी कंपनी ने खरीदे हैं। हम यहां शेयर बाजार के निवेश की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। शेयर बाजार में आने वाला निवेश जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो अलग तरीके से आता है, उसकी अकाउंटिंग अलग तरह से होती है। वो तो कंपनियां शेयर बाजार से खरीद रही हैं, खरीदती हैं और बेचती हैं, वो कोई भी कर सकता है। यहां हम जिस सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें कोई अमेरिकी कंपनी या कोई विदेशी कंपनी आई और उसने भारतीय कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, उसने भारतीय कंपनी का में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। तो इस निवेश में एक बड़ा निवेश भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के तौर पर, भारतीय कंपनियों में शेयर खरीदने के तौर पर, उनके अधिग्रहण के तौर पर आता है। और यह चीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप पिछले 3-4 साल 5 साल का भी एफडीआई का ट्रेंड देखें तो उसमें वो एफडीआई हमें भारत में नहीं दिखाई देता जो फैक्ट्री लगाने में, जमीन खरीदने में, मशीनें बिठाने में, रोजगार लगाने में जाए, बल्कि ज्यादा विदेशी निवेश इसमें दिखाई देता है कि जो भारत की चलती हुई कंपनियां हैं, भारत के जो बीमार उद्योग हैं, जो भारत की बीमार कंपनियां या किसी तरह से मुश्किल में है, उनके अधिग्रहण के तौर पर जाए। तो अगर आप एक पूरी लंबी एनालिसिस करने की कोशिश करिए तो जिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम ये मानते रहे कि भारत में रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, और सही में आंकड़े से अगर आप देखें तो टॉप लाइन आंकड़ा बताता है कि 2014 के बाद भारत में विदेशी निवेश काफी तेजी से बढ़ा। पर जब हम उसी आंकड़े को औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में ढूंढने की कोशिश करें, जब हम रोजगारों के आंकड़े में ढूंढने की कोशिश करें, जब हम किसी उद्योग में क्षमताएं बढ़ाने के आंकड़े में ढूंढने की कोशिश करें, जब हम डिमांड के आंकड़े में तलाशने की कोशिश करें दर्पण, तो चीजें मिसमैच हो जाती, एडअप नहीं होता है। विदेशी निवेश तो आ रहा है लेकिन कैपेसिटी तो नहीं बढ़ रही उद्योग में, रोजगार तो नहीं बढ़ रहे उद्योग में, डिमांड तो नहीं बढ़ रही उद्योग में। अगर वो एफडीआई आ रहा है तो फैक्ट्री कहां लग रही है, रोजगार कहां बन रहा है? तो तब हमें जब उसको अंदर जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, अधिकांश तो विदेशी निवेश भारत की कंपनियों को खरीदने के नाम पर के लिए आ रहा है कि जो भारतीय कंपनियां, उसमें प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, प्रोमोटर्स अपना बेचकर बाहर चले गए, उस तौर पर आ रहा है। ये भारत के विदेशी निवेश की, जैसे मैंने कहा ना, ये विद्रूप सी सच्चाई है। और इसलिए हम रिकॉर्ड विदेशी निवेश के दौर में भी
भारत में एक्चुअली जो वास्तविक ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की, नौकरियों की, डिमांड की इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो हमें दिखाई नहीं देती पूंजी आने के बाद भी, क्योंकि पूंजी प्रोडक्टिव नहीं हो रही है, पूंजी इक्विटी और हिस्सेदारी खरीदने में जाती है। अंशुमन जी, जैसे जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, कम से कम उनके लिए आवश्यक होता है, अन्य कंपनीज भी अपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती हैं। यूं हजारों कंपनीज हैं और साल भर में अगर 4 से गुणा किया जाए तो हजारों क्वार्टरली रिपोर्ट होती होंगी। लेकिन बजाज फाइनेंस की एक क्वार्टरली रिपोर्ट केवल उस कंपनी को नहीं, पूरे भारत के ऑटो सेक्टर को के परिदृश्य को कमोबेश दिखाती है। वो चावल कितने पके हैं एक दाने से पता चलता है। मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा और इस बारे में आपसे राय जानना चाहूंगा कि जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है उसमें इस जो बजाज फाइनेंस का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसका 19.15% एनपीए आया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर में जो था 9.31 था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5.8% था ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। तो इसको विस्तृत फलक में कैसे देखेंगे एक कंपनी का क्वार्टर रिपोर्ट? हम एक कंपनी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि जो डिस्क्लेमर दिया, हम बजाज फाइनेंस के रिजल्ट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बजाज फाइनेंस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बजाज फाइनेंस भारत में सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। बैंकों के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं जो मैं बता रहे हैं कि कितना एनपीए बढ़ रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एनबीएफसीज जो पिछले 3-4 साल से बुरी तरह खराब स्थिति में, कई सारी एनबीएफसीज बंद हो गई, कई सारी एनबीएफसीज को बैंकों से मदद लेके जिंदा रखने की कोशिश की जा रही, उस दौर में ये सबसे बड़ी, जो भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके नतीजे हमें हमें जो स्यूडो बैंकिंग का लोन बाजार है, एक मेन स्ट्रीम बैंकिंग का लोन मार्केट है जिसमें स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कैनरा और पीएनबी जैसे राष्ट्रीयकृत निजी या बड़े बैंक हैं, उनके लोन के मार्केट की, उनके लोन की बुक की क्या स्थिति है, उनके एनपीए क्या स्थिति, इसकी जानकारी हमें मिलती है। दूसरा जो बाजार इसके पैरेलल है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का बाजार है जो आमतौर पर थोड़े कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले लोगों को कर्ज देती हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा कर्ज उनका जाता है ऑटोमोबाइल के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। वहां क्या हाल है उसे समझने की झलक देता है देती है बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टरली रिजल्ट है। ये बता रहा है, आंकड़ा आपने बता ही दिया है, ये बता रहा है कि सबसे खराब स्थिति बजाज फाइनेंस के लिए Q1 सेक्टर में ऑटो बिजनेस में रही, ऑटो लोन बिजनेस में रही है। ऑटो लोन की ना तो केवल ग्रोथ रेट गिरी, बल्कि यहां पर एनपीएज में 12.18% का नेट एनपीए दिखाई दिया पहले क्वार्टर में। यानी जो अर्थव्यवस्था में बड़ी मंदी आई उसका सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। बजाज फाइनेंस 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कॉमर्शियल कैब्स के लिए, टैक्सी के लिए, इन सारी गतिविधियों के लिए लोन देती है। एक साल में जो कॉमर्शियल टैक्सी कैब सेगमेंट था वो पूरी तरह बैठ गया। ओला और उबर की बहुत में काम करने वाले लोगों की खराब स्थिति हुई, बहुत सारी कैब्स जो बैंक से फाइनेंस थी उनका पैसा नहीं गया। वो एनपीए अलग अलग बैंकों की और फाइनेंस कंपनियों की बैलेंस शीट में झलकना शुरू हो गया है। दूसरी चीज बजाज फाइनेंस का यह नतीजा यह भी बताता है कि एसएमई सेगमेंट में जो छोटे उद्योग हैं, जिन्हें आमतौर पर बैंक कर्ज नहीं देते क्योंकि उनकी साख उतनी बड़ी नहीं, उनका बिजनेस उतना बड़ा नहीं, जिन्हें ये बैंकिंग कंपनियां कर्ज देती, उनकी भी स्थिति खराब है। अब अगर आप इस छोटे से सैंपल से पूरे ऑटो सेक्टर की तस्वीर बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बन सकती है। यहां से अगर आप इसे प्रोजेक्ट करें तो आपको ये दिखाई देगा कि भारत में ऑटो सेल्स क्यों गिर रही हैं। आपको दिखाई देगा कि मारुति और हुंडई जैसी कंपनियां सेल्स गिरने के बाद भी कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं। आपको ये समझ में आएगा कि भारत में ऑटोमोबाइल की डीलरशिप क्यों बंद हो रही हैं। आपको ये भी समझ में आएगा कि जो कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट का या जो सिटी के कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट, टैक्सी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, वो इतनी तेजी से श्रिंक होकर खत्म क्यों होता चला जा रहा है। उस सब का रिफ्लेक्शन है, उस सब की परछाई हमें बजाज फाइनेंस के इस नतीजे में दिखाई देती है कि भारत में जो एक सबसे इमर्जिंग सेक्टर था ऑटोमोबाइल की सेल्स का और ऑटोमोबाइल के यूज का और कॉमर्शियल ऑटोमोबाइल का, वो बुरी तरह टूटा हुआ है और इसमें एनपीएस बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। खतरा यह है कि अगर इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी नहीं आई, थर्ड वेव हमारे सर पर आकर खड़ी हो गई तो उस परिस्थिति में इस सेगमेंट की और कितनी बुरी गत बनेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन
पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो फाइनेंसर हो और चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, इंश्योरेंस वाले से लेके सर्विस तक, ये पूरा सेक्टर जबरदस्त और गहरी मंदी में धंसा हुआ है। इस बात की पुष्टि बजाज फाइनेंस का ये नतीजा कर रहा है। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमने स्पेसिफिकली इसका क्वार्टर रिजल्ट दिए थे, क्योंकि कोई एक कंपनी की या एक एनबीएफसी की बात नहीं थी। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपको शो कैसा लगा? कोई परिवर्तन, सुझाव या सवाल कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हैप्पी वीकेंड। आपको भी हैप्पी वीकेंड लक्ष्मण जी। थैंक यू, धन्यवाद।